नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे आपके जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं। बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है गाइज। ठीक है, लास्ट वाला लेक्चर आई होप आपने देख लिया हो, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में हमने कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको बोला था जैसा कि ठीक है। तो अगर आप सारे जो कॉन्सेप्ट है जैसे प्रोसेस हो गया आपके पास, फिर जो भी आपकी अलग अलग तरीके की जो वॉल्स होती हैं, अगर आप उन सबका मतलब जानते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट समझना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कई बार, क्योंकि हमारे पास जैसे आइसोबेरिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आपका क्वासिस्टैटिक हो गया, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर इसको सही से हम नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे गाइस। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूलाज में इनका बड़ा रोल हो जाता है। कई बार क्वेश्चन का फॉर्मूला किस तरीके से उसमें अप्लाई किया जा सकता है, आपका जो वर्क डन हो जाता है, फिर आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी हो जाता है। वैसे तो हमने देखा है गैस, हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इन दोनों का जो कंबाइंड वर्जन होता है, कंबाइंड फॉर्म जो होता है, इस पे समझिए ना पूरा का पूरा आपका थर्मोडायनेमिक्स एकदम डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ से बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते ही रहते हैं, हजारों क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखेंगे गाइस ना आपका जो एंट्रोपी है, फिर थोड़ा सा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा कंबाइंड फॉर्म भी देख लेंगे, उसमें जो भी रिलेटेड टर्म्स है वो सब तो हम जानते हैं। काफ़ी सारी चीज़ मैं आपको बता ही रखी पिछले लेक्चर में। फिर उसके बाद ना जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है गाइस, आपने देखा है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल भी, जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गया, आपका एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया आपके पास। ठीक है, आपका फिर केमिकल पोटेंशियल हो गया। यहाँ से कुछ ऐसे रिलेशंस और निकल के आते हैं जो कि हमारे पेपर में डायरेक्टली आ चुके हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हम सीखेंगे, आप देखेंगे ना कि आपके चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें से चेक करना होता है कि जो चार ऑप्शंस में जो फॉर्मूलाज आपके दिए गए हैं, कौन सा फॉर्मूला किस ऑप्शन वाला करेक्ट है। तो अगर इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम अगर आपको एक फॉर्मूला कोई दे देते हैं और आपको उसी से रिलेटेड चार ऑप्शंस में बनाकर देता हूं, और थोड़ा बहुत कंफ्यूज मैं ये करूंगा ना, प्लस माइनस थोड़ा सा कुछ उसमें जो टर्म्स है उसको मैं थोड़ा सा अगर बदल देता हूं, तो थोड़ी सा मैं कंफ्यूजन हो जाती है। और वो कंफ्यूजन इसलिए होती है कि हम उसके बारे में एकदम अच्छे से श्योर नहीं होते हैं। तो अगर हम अच्छे से श्योर नहीं होंगे, फिर हमारा जो थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा, उस टाइप के ऑप्शन देके हम कोई भी गलत ऑप्शन टिक लगा देते हैं। तो ये सब सीखना बहुत जरूरी है गाइस। बहुत सारे फॉर्मूलाज हमारे दिमाग को बहुत परेशान करते रहते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा हमारे पास जो भी ये एंट्रोपी हो जाता है। वैसे तो हम एंट्रोपी के बारे में तो जानते हैं गैस। एंट्रोपी हमारा क्या होता है, एक तरह से कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में अगर होते हैं ना हम, तो वो जो आपका सिस्टम होता है गैस, उसमें आप देखेंगे आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई कंटेनर आप जैसे सपोज कर सकते हैं, उनके बीच में काफी सारा जो एक डिस्टरबेंस आप देख सकते हैं, काफी सारा जो डिसऑर्डरनेस आप देख सकते हैं। तो वो सब आपका एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहां से हम एंट्रोपी के बिहेवियर को मान लीजिए समझ सकते हैं। हमारे पास जैसे कई तरीके के आप प्रोसेस मान लीजिए ले सकते हैं, कंटेनर मान लीजिए ले सकते हैं। एक जैसे होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, मैंने आपको जो बताया था, और एक आपका होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या देखा है, जैसा कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जैसे जा रहे हैं, फिर वापस आते टाइम पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जो आपका वर्क डन है, जो भी वहां पे आप मान लीजिए कुछ करना चाहते हैं, तो जो आपका अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो वो आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस मान लीजिए हम वहां पे बोलते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाता है, जैसे कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ और वर्क डन मान लीजिए हमें करना पड़ रहा है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आ रहे हैं, तो हमें कुछ और वर्क डन करना पड़ रहा है, कम या ज्यादा मान लीजिए वो हो सकता है। तो वो आपका एक इरिवर्सिबल प्रोसेस वहां पे मान लीजिए देखने को मिलता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है गैस कि हमारे पास जो एंट्रोपी होता है, जो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, उसके लिए तो एकदम कांस्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है उसमें स्टार्टिंग में भी लास्ट में भी कोई बदलाव वहां पे नहीं हुआ था। तो वो एक तरीके से समझिए कि कांस्टेंट है वहां पे गैस। ठीक है, लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो वहां पे जो आपका एंट्रोपी होता है गैस, वो आपका इंक्रीज करता रहता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा आपको डिसऑर्डरनेस देखने को मिलता है। तो इसीलिए
ये थोड़े से आप दोनों प्रोसेस के लिए इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है ना गाइस, हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप इसको बोल सकते हैं, या फिर अपना जो कार्नोट साइकिल है, जैसे कि दो थर्मोडायनेमिकल जो टेम्परेचर्स हैं उनके बीच में अगर वो ऑपरेट कर रहा है तो वहां पे हम एक रिलेशन ये ध्यान रख सकते हैं। वो क्या होता है गाइस आपका, ये Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2 आपके पास। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम कई बार इसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि आपका जो कार्नोट इफिशियंसी वाला जो फॉर्मूला था ना, उसकी जगह पर हम ये भी यूज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो कार्नोट इफिशियंसी है 1 - T2/T1 है, मैं अगर इसको चाहूँ तो हीट के फॉर्म में भी, जैसे Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2 उल्टा कर दिया जाए, मान लीजिए 1 - Q2/Q1 या फिर Q1 - Q2, ये आपके पास हो जाता है। तो ये हीट वाला और ये आपका टेम्परेचर वाला, यहाँ पे ये रिलेशन हम चाहे तो अपने कार्नोट इफिशियंसी के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं गैस। ठीक है, क्लियर है, ये तो बेसिक चीज है। हम एक चीज ये देख सकते हैं गैस, हमारे पास अगर हर एक कार्नोट साइकिल के लिए देखा जाए तो हमारा ये जो रिलेशन होता है डेल Q/T जो आपके पास होगा इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी आपका कार्नोट साइकिल है वहां पर आप ये बोल सकते हैं जो आपका एक चेंज इन एंट्रोपी वहां पे हो रहा है वो आपका फिलहाल 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तो अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो शुरुआत में जैसा था लास्ट में भी अगर वैसा मिल रहा है ना, तो वहां पे चीज आपको 0 मिल जाएगी गैस। ठीक है, हमारे पास अगर पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल ही अगर लेके चलते हैं तो वहां पे भी जो आपके पास चेंज इन हीट पर यूनिट टेम्परेचर जो आपके पास होता है, अगर पूरे कंप्लीट आप थर्मोडायनेमिकल साइकिल के लिए जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पे कंप्लीट आपका कार्नोट साइकिल के लिए लेके चल रहे हैं तो वो चीज आपको 0 मिलने वाली है। ठीक है, ये फिलहाल हम उसको आगे जाके जो आपका dQ/T होगा इज इक्वल टू DS हम जो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है गाइस, हमने पढ़ा है उसमें dQ इज इक्वल टू TdS, और ये क्वेश्चन में बहुत यूज होगा हमारे लिए। ठीक है, इसमें एक चीज आप देखेंगे हमारे पास ना ये जो DS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास ये जो रिलेशन निकलता है आपके एंट्रोपी का, इसमें हमारे दोनों प्रोसेस हिडन होते हैं एक तरीके से देखें तो। ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसमें दो चीजें हैं ना, एक आपका ग्रेटर भी है और एक आपका इक्वल टू 0 भी है, तो इसको दो पार्ट आप चाहो तो कर सकते हो गाइस, ये आप ऐसे बोल सकते हो ना। इसमें क्या है, जैसे ग्रेटर देन 0 मतलब कि ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इक्वल टू 0 ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा जो एंट्रोपी होता है गाइस वो आपका इंक्रीज करता है, एंड जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वहां पे जो एंट्रोपी होता है एंट्रोपी वो आपका कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से चेंज अगर हम करने जाएंगे तो वो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया से, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या बोल सकते हैं गाइस, हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी अगर बोलना चाहें तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इफ अ प्रोसेस अकर्स इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, अगर कोई भी एक प्रोसेस मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं, अगर वो क्लोज सिस्टम में हमारे पास वो अकर होता है, उसको अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो क्या होता है ना गाइस, हमारा जो एंट्रोपी होता है अपने सिस्टम का, अगर कोई एक इरिवर्सिबल प्रोसेस वहां पे होता है तो वो उसका जो एंट्रोपी होगा सिस्टम का इंक्रीज करता है, एंड वो जो आपका एंट्रोपी होता है गाइस अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस वहां पे होता है उस पूरे सिस्टम में तो उसका एंट्रोपी वहां पे कांस्टेंट रहता है। तो इसी को हम DS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे इसको इस सिंबल से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ना जो एंट्रोपी होता है किसी भी सिस्टम का वो कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता है। अगर एक आपने वैल्यू फिक्स कर दी तो उससे वो नीचे नहीं जा सकता है। अब जब तक कि मैं ये ना बोलूं कि वहां से मैं पूरा का पूरा सिस्टम ही खाली कर दूं तो अब वहां पे यार कोई मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है वहां पे आपका जो एंट्रोपी है कुछ हम कर ही नहीं सकते फिर उसके लिए। तो ठीक है, आपका एंट्रोपी तभी डिक्रीज हो सकता है जब आप मान लीजिए कोई चीज वहां से रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो अगर मेरे पास जितने मॉलिक्यूल्स थे तो एंट्रोपी ज्यादा, अगर मैं मॉलिक्यूल्स ही कम कर दूं सारी चीजों को रिलीज वहां से करना शुरू कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी भी वहां पे कम हो जाएगी। मतलब वो एंट्रोपी कम हो रही है, उसकी जो वैल्यू वो डिक्रीज वहां पे उस हिसाब से नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे कि अगर 10 मॉलिक्यूल के लिए एंट्रोपी जो एक फिक्स हो चुकी है तब वो उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप 10 मॉलिक्यूल वहां पे रखेंगे तो वो उतना ही होगा,
उससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वहां पे अगर आप मॉलिक्यूल्स कम कर देंगे, जैसे कि अब 9 मॉलिक्यूल्स में रख देता हूं, 8 मॉलिक्यूल्स रख देता, तो वो उसके रिस्पेक्ट में वहां पे बात हो सकती है। लेकिन इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो एंट्रोपी होता है कभी भी किसी सिस्टम का डिक्रीज नहीं कर सकता है। या तो वो जीरो हो सकता है, मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो वहां पे डिफरेंस आपका जीरो आ जाएगा, या फिर आपके पास वो इंक्रीज कर सकता है। इसको हम डिक्रीज कभी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हम इसमें ये बोल सकते हैं ना गैस कि मान लीजिए कोई भी एक प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो किसी प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी आपका जो सिस्टम है अगर वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, अगर हीट आपकी ऑब्जर्व हो रही है किसी भी प्रोसेस के दौरान, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है आपका जो एंट्रोपी होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर की इंक्रीमेंट होगी तो वहां पे क्या होगा गाइस, आपका एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होता है एंट्रोपी वाला dQ इज इक्वल टू TdS। ठीक है, अब जैसे कि इसमें तो हमने ये बोल दिया आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं ना गैस, हमारे पास जो हीट है आपकी और आपका जो एंट्रोपी है, तो वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं हीट को इंक्रीज करूंगा कहीं पे भी किसी सिस्टम में या फिर प्रोसेस में, तो उसका जो एंट्रोपी होगा ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो इंक्रीज करेगा अगर वहां पे हम हीट को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर हम हीट को रिलीज करते हैं, बाहर अगर निकालेंगे, आपकी जो हीट अगर रिजेक्ट होती है, तो वहां से एंट्रोपी आपकी क्या हो जाएगी गाइस, आपकी डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, लेकिन इस वे में वो डिक्रीज नहीं कर रही, ये नहीं कि मैंने जो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से बताया वो उस हिसाब से डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होता है। ये जो आपका डी क्यू इजकल टू TdS है, आपके काफी काम की चीज है। DS इज इक्वल टू DQ अपॉन में T। इसको हम बहुत बार यहाँ पे रिलेशंस में यूज करने वाले हैं। एक काम आप ये भी कर सकते हैं गाइस, हमारे पास ये जो रिलेशन होता है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो देखा था, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। ये क्या है आपके पास, जैसे कि ये DQ इज इक्वल टू TdS, ये DU की जगह पे आप चाहो तो CVDT भी रख सकते हो गाइस, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और DW की जगह पे आप तो PdV रख ही सकते हो। ठीक है, तो ये इसके मल्टीपल फॉर्मूलाज यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगी हमें इसको। ठीक है, मतलब इन दोनों को समझा के एक दूसरे को साथ में मिला के हम यहाँ पे नया फॉर्मूला यहाँ से जनरेट कर सकते हैं गैस यहाँ पे। ठीक है, DW जो भी आपके पास है, या फिर डेल डब्ल्यू जो आप बोलना चाहते हैं, वही आपका PdV आप चाहो तो बोल ही सकते हो वहां पे गैस। ठीक है, एंड ये जो आपका रिलेशन हम अब जो सीखने वाले हैं, TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV, अब यहीं से समझिए ना कि आपका सारा का सारा जो थर्मोडायनेमिक्स है, हर एक टाइप का जो सिस्टम होगा वहां पे हम अप्लाई करने में इसकी मदद लेने वाले हैं। ठीक है, अब एक तरह से ये ध्यान रखिए ना गाइस कि हमारा पूरा का पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को छोड़ के आपके सारे के सारे अब यहीं से शुरू होने वाले हैं। आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहीं से सब कुछ आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है ना गाइस, आपका जैसे यहाँ से एंट्रोपी में चेंज पूछा जा सकता है, तो एंट्रोपी में अगर चेंज होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई T करके, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फिर इसमें और क्या क्या केसेस बन सकते हैं गाइस, जैसे कि DU की जगह मैंने CVDT बोल दिया आपका। ठीक है, या फिर डेल V अपॉन में, जैसे कि डेल U अपॉन में डेल T भी जैसे चाहो तो हम यहाँ पे मान लीजिए करने जा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है ना गाइस, आपका जो टेम्परेचर के साथ मान लीजिए मैं टेम्परेचर का भी कांस्टेंट कर सकता हूँ, आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट कर सकता हूँ। तो इसमें हमारे पास अलग अलग यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये TdS वाला जो मैंने बताया आपको, DU की जगह पे ये आपका है ना, इसमें दो ही चीजें पॉसिबल, अगर मैं DS के साथ इसका रिलेशन करने जाऊँ तो एक आपका T को कांस्टेंट रख सकते हैं आप, और एक बार आप अपना V को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो दो यहाँ पे नए नए फॉर्मूलाज हम बना सकते हैं। तो TdS फॉर्मूला एक तरह से यहीं से हम शुरुआत करके बनाते हैं, ध्यान रहेगा ना। इनको आप ध्यान रख लीजिए, आपके कई सारे क्वेश्चंस में मदद हो जाएगी सॉल्व करने में। देखिए अब हमारे पास ना जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है, जैसे कि आपके जो स्पेशल टाइप के यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास, जैसे कि ये क्या क्या होते हैं, आपका इंटरनल एनर्जी हो जाता है आपके पास, जिसको कि आप U से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता है गाइस आपके पास, जिसको कि हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास एंथैल्पी आ जाता है, जिसको कि हम मान लीजिए कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। फिर हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आ जाता है, जिसको कि हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, केमिकल पोटेंशियल आ जाता है, जिसको कि हम म्यू से डिनोट करते हैं।
तो ये जो 5 हमने आपको बताए ये सारे के सारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स होते हैं, और इन सभी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को आप चाहो तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो गाइस, ठीक है। ये आपके अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ना जो भी आपके पास एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन भी हमें ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे अगर जो भी फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा सा मायने रखता है। देखिए क्या है, इट इज मोर एक्यूरेटली कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। और ये क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है यूज टू रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ द सिस्टम। और ये सब स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ जो भी आपके पास कोई भी एक सिस्टम है उसकी जो थर्मोडायनेमिकल स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है वो आपका एक इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है आपको, जो कैपिटल यू वाला पोर्शन है हमारे पास। ये आप चाहो तो बस पोटेंशियल भी बोल दोगे तो भी आपके पास ये सही माना जाएगा, कोई गलत नहीं काट सकता इसको, ठीक है। थोड़ा सा इनके फॉर्मुलाज देख लेते हैं कि आपके कई सारे रिलेशन यहाँ से समझिए कि बन जाएंगे। अगर मैं इंटरनल एनर्जी वाले पोर्शन की बात करता हूं तो ये तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ये उसी का कंबाइंड वर्जन से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था ना TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV, तो यहां से DU इज इक्वल टू TDS माइनस PdV आप जैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पे दो आपके फॉर्मुलाज निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था ना कि अगर ऐसे फॉर्मुलाज आपके बन रहे हैं, एक आप अपना S को कांस्टेंट रख सकते हैं, V के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं वहां पे, और एक बार आप अपने V को कांस्टेंट रख के S के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं वहां पे। तो इस तरीके से मेरे पास दो फॉर्मुलाज मान लीजिए निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मुलाज क्या बन जाएंगे देखिए दोनों। अब जैसे DU है मेरे पास, इंटरनल एनर्जी के हिसाब से हम जैसे बात करना चाहते हैं, तो मैं एक बार इसको एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो DU अपॉन में DS, ठीक है। और उस दौरान अपने जो वॉल्यूम है उसको मैं कांस्टेंट रख लेता हूं। तो अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा तो जो DV की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो इस कारण से मैं यहां पे क्या देख पाऊंगा, ये आपका DS से तो मैंने समझिए कि डिवाइड ही कर दिया है, डिफरेंशिएट ही कर दिया है वहां पे। तो ये आपका इक्वल टू 2, जो आपके पास ये TDS था तो DS में डिवाइड कर चुका हूं तो T मेरे पास बच जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, ये डेल U अपॉन में डेल S एट कांस्टेंट V, मैंने V को कांस्टेंट यहाँ पे रखा है, S के रिस्पेक्ट में बात करी है। तो यहाँ पे डेल U अपॉन में डेल S एट कांस्टेंट V या फिर DU अपॉन में DS एट कांस्टेंट V आप रख के देख सकते हैं। तो मेरे पास ये T बच जाएगा। फिर अगला वाला जो फॉर्म बचेगा गाइस यहाँ पे आप S को क्या कर लीजिए कांस्टेंट रखिए, तो DS की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, है ना। ये क्यों कर रहे हैं, जैसे देखिए ये अगर आपके पास कांस्टेंट है तो अगर हम इसका चेंज करेंगे तो आपके पास ये 0 होगा, या फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी आपके पास ये चीज 0 हो जाती है। तो इसीलिए बस हम कर रहे हैं। तो अगर मैं S को कांस्टेंट रख रहा हूँ गाइस, V के रिस्पेक्ट में बात करूंगा मैं, तो अब क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पे, आप इसको DU अपॉन में DV आप इसको कर दीजिएगा, तो मेरे पास माइनस P बचेगा यहाँ पे। तो वो जो माइनस होगा मैं यहाँ पे भेज सकता हूं। तो समझिए कि आपके पास इंटरनल एनर्जी के दो फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल चुके हैं जो कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रहे ये क्वेश्चंस के जो फॉर्मूला से डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे आपके पेपर्स में, तो आप कभी भी इस टाइप के फॉर्मूलाज को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, ठीक है। ये आते रहते हैं, कई सारे इसके फॉर्मूलाज हैं। ये तो मान लीजिए इंटरनल एनर्जी वाला, ये तो थोड़ा सा आसान भी है, ये तो कोई भी याद कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वाला मुश्किल हो जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी है वो मुश्किल हो जाता है, और एंथैल्पी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो कैसे गए देखिए, पहले तो आप अपना जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है F इज इक्वल टू U माइनस TS, ठीक है। अब ये इसका जो डिफरेंशिएशन हम वो कर लेंगे गैस यहाँ पे। अब जैसे कि आपके पास U है तो वो DU आपके पास हो जाएगा। अब TS है तो T भी एक वैरी करने वाली चीज है, आपका जो S है वो भी आपका एक वैरी करने वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल टू DU माइनस TDS माइनस SDT, अपना जो डिफरेंशिएशन होता है उसके हिसाब से हमने इसको कर लिया। अब देखिए गाइस मैंने ना जो DU माइनस TDS है, अभी हमने आपको पीछे फॉर्मूला बताया क्या था आपके पास, DU माइनस TDS अगर देखे तो इसको माइनस PdV हम डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। या फिर आपका जो DU की वैल्यू है वो आप यहां पर रख लीजिए TDS माइनस PdV, तो आपका ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो DF की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, माइनस PdV माइनस SDT हमें मिल जाता है। अब देखिए दो फॉर्मुलाज यहां पे निकल के आ जाएंगे, एक आपका V के रिस्पेक्ट में T को कांस्टेंट रखते हुए गाइस, ठीक है। तो यहां पे माइनस P मतलब आता है तो माइनस में इधर भेज देता हूं। फिर एक आपका T के रिस्पेक्ट में V को कांस्टेंट रखते हुए, तो आपका S इज इक्वल टू माइनस डेल F अपॉन में
डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, तो दो आपके ये फॉर्मूलाज हो गए, दो आपके ये फॉर्मूलाज हो गए। तो अभी आपने दो ही बस कॉन्सेप्ट पढ़े, इसमें चार आपके टोटल फॉर्मूलाज अभी तक मिल चुके हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ पे जो आपका हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होता है, एक तरह से ये तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है ही। ठीक है, लेकिन ये किस काम में आता है गाइस? दैट मेजर द यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होता है, ये एक इस तरीके का थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है जो कि हमारे पास जो यूजफुल वर्क होता है ना गैस, हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे जो आपका एक क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ये हमने कैसे बताया गया? तो आप देखिए, यहाँ पे एक बार टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और एक बार आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम इस कारण से इसको बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमें वर्क अगर यहां से कैलकुलेट करना होगा, तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा, वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। यहां पे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट एंट्रोपी पे हम बात कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस तो हम जानते हैं, जिससे कि अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आइसोथर्मल लिख दिया है। और हमारे पास अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोल देते, तो इसीलिए इसको ऐसे हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? देख लीजिए वाला, थोड़ा सा कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये आसान आपको लगे ना, तो ये मत सोचिएगा कि ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे गलती कर जाएंगे फिर। ये हो सकता है कुछ लोग को आसान लगे, लेकिन ये आसान नहीं है। देखिए, अब थोड़ा सा एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। एंथैल्पी वाला वही है, कैपिटल एच से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसको भी वैसे ही हम यहाँ पे डी एच निकाल के जैसे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे भी दो फॉर्मूलाज हम चाहे तो बना सकते हैं गैस। ठीक है, इसमें क्या होगा ना गैस, हमारे पास ये क्या हो सकती है, जो आपका थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स है। एंथैल्पी एक तरीके से प्रॉपर्टी है गैस हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम की, जो कि किसके बराबर होती है? जो हमारा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी होता है एंड जो प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है उसके प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो आपका H इज इक्वल टू यू प्लस पी भी आप यहाँ पे चाहे तो बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो एंथैल्पी होता है और क्या कर सकता है गैस, हमारा जो भी इंटरनल एनर्जी है, मान लीजिए तो कोई भी एक सिस्टम है, उसका एक इंटरनल एनर्जी मान लीजिए हमारे पास है। तो अगर मेरे पास इंटरनल एनर्जी है, तो एक तरीके से वो एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे कि हमारा जो सिस्टम होता है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। गैस, किसी भी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हमें इंटरनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड प्लस वहां पे आगे क्या हो रहा है, जैसे कि एक तो हमने वहां पे रूम क्रिएट करा है, जो भी आपके पास सिस्टम वो पहले हमने क्रिएट करा है, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंटरनल एनर्जी से पूरी हो चुकी है। फिर क्या हो चुका है, प्लस द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मेक रूम फॉर इट। ठीक है, उसके बाद हम वहां पे जो भी वर्क अब एक तरह से हमें जरूरत पड़ेगी, जिससे कि जो भी आपने वहां पर सिस्टम क्रिएट किया है, अब उसके रूम हमें बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास जो भी एक प्रेशर है, वॉल्यूम है, वहां पे तभी बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रेशर वहां पे उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में होना चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में आप बोल सकते हैं, वहां पे सिस्टम में आप जब भी रूम क्रिएट करते हैं, जगह क्रिएट करते हैं, तो वहां पे प्रेशर वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपकी आ जाती है। ठीक है, वॉल्यूम होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर आपको देखने को मिलेगा ही, तो ये आपका एंथैल्पी में हमें देखने को मिलता है। इसमें हम वही बना सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ना, इसका तो आराम है वैसे तो, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। इसमें क्या है, डी यू की जगह पे टी डी एस माइनस पी डी वी, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी एच इज इक्वल टू, दो फॉर्मूलाज हम कौन से निकाल सकते हैं हम? डेल एच अपन डेल एस एट कांस्टेंट पी।
इज इक्वल टू टी हो जाएगा, डेल एच अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट एस, ये वी हो जाएगा। तो ये दो आपके फॉर्मूलाज हो जाते हैं, है ना। देख लीजिए, एक बार आपका एस कांस्टेंट हो सकता है तो पी के रिस्पेक्ट में, तो आपका डेल एच अपॉन में डेल पी, तो यहाँ पे वी आ जाएगा, ठीक है, एट कांस्टेंट एस। फिर डेल एच अपॉन में डेल एस एट कांस्टेंट पी, तो ये मेरे पास टी आ जाएगा। ठीक है गैस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ये वाला भी फॉर्मूला में ध्यान रख लेना है। गिब्स फ्री एनर्जी थोड़ा सा इसका फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा होता है गैस, जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। अब यहाँ पे वही है, डिफ्रेंसिएशन है जब हम करेंगे, तो डी जी इज इक्वल टू ये यू का डी यू मान लीजिए हो गया, ये पी वी है तो पी डी वी प्लस वी डी पी, फिर माइनस टी एस है, माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस, ऐसे हम कर लेंगे। फिर आपके पास जो डी यू की वैल्यू होगा हम इसमें रख देंगे। अब डी यू की जैसे ही वैल्यू रखेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी, तो आपका एक कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल हमारे पास फिर से जो डी जी है इसकी कितनी वैल्यूज बचती है यहाँ पे, दो फिर से आपके पास टर्म्स बचेंगे, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। तो इसमें फिर से दो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूलाज निकल जाते हैं। तो एक में कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर सकता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में गैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जैसे V इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रेशर E के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला माइनस एस, तो ये माइनस मैंने इधर भेज दिया। तो यहाँ पे भी आपके दो फॉर्मूलाज मान लीजिए निकल चुके हैं। तो अभी तक हमने फिलहाल आपके 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से टोटल 8 फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैस यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल का तो डायरेक्टली आप ध्यान रख लीजिएगा, हमारे पास जो भी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है और आपके पास एंथैल्पी, सबके साथ डायरेक्टली आपका रिलेटेड होता है। ठीक है, हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल होता है किसी भी एक केमिकल स्पेसीज का, जैसे कि एटॉमिक हो सकता है, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर, जो भी आपका हो सकता है, वो आप अपने केमिकल पोटेंशियल उसके थ्रू थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी एक एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है या फिर जो न्यूक्लियर है, ये सब केमिकल स्पेसीज हैं गैस। ठीक है, यहाँ से आप केमिकल देख सकते हैं कि मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। भाई ये सारी की सारी जो भी चीज़ें होंगी आपके पास, आप अपने न्यूक्लियर प्रोसेस में देखते हैं, आपके एटॉमिक प्रोसेस में देखते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोसेस में देख सकते हैं, जो भी आपके प्रोसेस होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास जब भी कोई वर्क डन होता है मान लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास वर्क डन आप बोलना चाहते हैं या फिर आपके जो पार्टिकल्स नंबर जो होते हैं गैस, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल मान लीजिए है वहाँ पे, तो मॉलिक्यूल अगर रिलीज किए जा रहे हैं या फिर ऑब्जॉर्व किए जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जो एनर्जी होता है ना गैस, उसमें बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो यहीं से हम अपना जो एक पार्टिकल नंबर्स होंगे, अपने जो गिवन वहाँ पे केमिकल स्पेसीज होंगे, उसकी तरीके से हम वहाँ पे केमिकल पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्या हो सकता है गैस, यहाँ पे आपका जो केमिकल पोटेंशियल एफ के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, म्यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन में डेल एन एट कांस्टेंट टी वी। जो आपका म्यू है जी के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, म्यू इज इक्वल टू डेल जी अपॉन में डेल एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपका जो म्यू है केमिकल पोटेंशियल, ये डेल एच अपॉन में डेल एन एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर यहाँ पे हो जाता है। इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो हम डेल एन लिख रहे हैं, ये आप चाहो तो एन आई, ये कैपिटल वाला या फिर स्मॉल एन आई भी आप यूज कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। मतलब हर जगह डेल एन ही नहीं दिखेगा, हो सकता है कि आपका एन आई भी दिख सके। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है इसकी। तो ये आपके पास केमिकल पोटेंशियल इसका ये हो जाता है। ये फॉर्मूलाज है, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो केमिकल पोटेंशियल में हमने अभी तक टोटल 11 फॉर्मूलाज देख लिए हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, आपका जो मैक्सवेल रिलेशन है, थोड़ा सा उसका शॉर्टकट फॉर्मूला देख लेते हैं, याद कैसे होगा आपका। ठीक है, इसमें याद करने का जो शॉर्टकट तरीका है इसका, जैसे कि 4 जो आपके मैक्सवेल रिलेशन होते हैं, एक बार ये आप ट्रिक सीख गए ना, समझिए कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप अपना टीडीएस रिलेशन हो गया, आपके जब भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल टाइप की जो चीजें होंगी वहां पे भी इनको आप चाहो तो यूज करके, जिससे डी वाला जो पोर्शन है वहां पे यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो गैस। ठीक है, हमें करना क्या होता है ना गैस, हमारे पास यहां पे जो 4 टर्म्स हैं, एस पी टी वी, इनका थोड़ा सा खेल है यहां पे। ठीक है, अगर आपको ये एस पी टी वी, ये आपको इसी के ऑर्डर को बस फॉलो करना है। अब ये जो एस पी टी वी होगा, जैसे कि ये एस पी टी वी, अब ये एस पी टी वी जैसे कि ये साइक्लिक भी हो सकता है, ऐसे भी आपका ये ऑर्डर चल सकता है। अगर ये ऐसे हुआ, ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपके पास, जो साइन होना चाहिए ये पॉजिटिव है। ये अगर ऐसे हुआ तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। अगर यही चीज
ये S है, ये P है, ये T है, ये V है। अगर आपको ऐसे दिखे मतलब कि ये अब एंटी साइक्लिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दो मैक्सवेल रिलेशन जो आपके पास होते हैं फॉर्मूलाज, उसमें डेल एस ऐसे करके होता है। तो वो दो फॉर्मूलाज आपके कौन कौन से हैं, ये वाले देखिए। इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले तो आप माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एस पी टी वी, ये आपका हो गया। ठीक है, अब उसके बाद किया क्या जाता है, ये जैसे कांस्टेंट है, ये हमने किस बेस पे लिखा है, तो अगर मैं जब भी ये कांस्टेंट की बात करूंगा, किसको रखना है कांस्टेंट, जैसे कि ये आपका जो एस हो गया, ये पी हो गया, तो आपने देखा यहाँ पे एक टी आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में और यहाँ पे वी आ रहा है। तो अगर v यहां पे आ रहा है तो जस्ट अपोजिट वाले का ये कांस्टेंट हो जाता है, अगर यहां पे t आ रहा है तो इस जस्ट अपोजिट वाले का यहां पे कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेम चीज आप इधर वाला देखते हैं, देखिए एस पी टी वी क्या हो गया, यहां पे नेगेटिव साइन दिख रहा है गाइस आपको, ये जो कि मैंने आपको बताया, एस पी टी वी नेगेटिव साइन यहां पे एंटी साइक्लिक है, तो ये आपका हो गया। फिर इस पे क्या है, कांस्टेंट कौन सा है, यहां पे ये P है तो इधर कांस्टेंट हो गया, यहां पे ये T है तो ये इधर कांस्टेंट है। तो ये आपके दो मैक्स रिलेशन यहां पे हो गए जो थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज करेंगे। इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूं, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, ये बस आप रिलेशन ध्यान रखिए, ये SPTV वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला, ये बस आप अपने दिमाग में रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा जाए, SPTV ऐसे आप लगा दीजिए, जैसे कि ये भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब जैसे SPTV, तो ये V हो गया, ये हो गया, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन हमने लिख दिया, सही है। दूसरा वाला क्या होगा, SPTV, ऐसे हम लिख देते हैं, SPTV। ये आपका जो ऑर्डर होना चाहिए guys, एकदम फॉलो ही करना है आपको। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर मान लीजिए कि ये S हो गया, यहाँ पे T हो गया, मतलब वो आपका जो मैक्सवेल रिलेशन वो गलत दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑर्डर नहीं होगा वो मैक्सवेल रिलेशन नहीं हो सकता। वो यहाँ पे कर लीजिए, ये यहाँ पे क्या है, P है और यहाँ पे T है, तो ये T हो गया, ये और इसमें क्या है, नेगेटिव साइन आ जाएगा गैस, एंटी साइक्लिक है ना, तो ये दो आपके रिलेशन यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, अब अगले वाले जो दो होंगे गैस वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि इनमें शुरुआत यहाँ से S से हुई है, यहाँ से S से आपका हुआ था, अब जो अगले वाले दो रिलेशन होते हैं, यहाँ से आप S की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसे कि S हो गया, P T V। ठीक है, एक आपका ऐसे हो गया, ये भी आपका एक होगा, फिर S P T V, सेम चीज है बस अलग अलग जगह पे, जैसे पहले दो स्टार्टिंग में न्यूमरेटर में आपका डेल S दिखा था, अब डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा इस, ये कर लीजिए P, ये S हो गया, ये P हो गया। इधर क्या हो जाएगा, ये S, ये V। ठीक है, अब देखिएगा इस यहाँ पे, इसमें भी वही चीज चल रही है यहाँ पे, मतलब कि साइक्लिक और एंटी साइक्लिक वाला रिलेशन यहाँ पे फिर से चल रहा है। देखिए SPTV, तो ये एक तरीके से ऐसे जा रहा है ये, तो ये क्या है, ये साइक्लिक है गैस यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे है। इसमें देखिए SPTV, एस SPTV, तो ये कैसे जा रहा है गैस यहाँ पे, ये एक एंटी साइक्लिक चल रहा है ये, तो ये नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन जब लगाएंगे तभी आपका सही माना जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मिला लीजिए, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। ठीक है, ऐसा है। तो इधर देखिए डेल टी अपॉन में डेल एस, डेल पी अपॉन में डेल एस, सॉरी डेल टी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल एस एट कांस्टेंट पी। खत्म। ऐसे हमें अपने जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं आपको याद कर लेने हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब।
अब समझिए कि आपका ना बहुत सारा जो मुश्किल है वो अब आसान हो चुका है guys। अब आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस दिखेंगे अब आपको बहुत आसान अब लगने वाला है। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने दूर कर दी है। और ये मैक्सवेल रिलेशंस आप ध्यान रखिएगा, आगे और भी डेरिवेशंस भी जैसे होते हैं वहां पे भी हम यूज करके अपने क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं थोड़ा सा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमने अभी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट सारे के सारे। इन पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करे जाएं। देखिए इसमें हीट कैपेसिटी की जैसे बात हो रही है गैस, यहाँ पे हमारे पास हीट कैपेसिटी जो होता है ना, हीट के साथ ऐसे रिलेटेड होता है, C इज इक्वल टू डी क्यू पर में डी टी। देखिए आपके पास जो रिलेशन है गैस ना टी का दे रखा है, लेकिन हमें C चाहिए। तो टी अगर मेरे पास है तो मैं टी और एस के बीच में रिलेशन दे रखा है गैस मेरे पास। तो डी क्यू का मैं फॉर्मूला जानता हूँ, डी एस के साथ जो रिलेटेड होता है, टी डी एस अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे तो वैसे यार ये टी दे रखा है मेरे पास, तो टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट लगा देता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा दे रखा है। अगर मैं डी एस बाई डी टी निकाल दूँ ना तो मेरा काम हो जाएगा गैस, ठीक है, क्योंकि टी इक्वल हम जानते हैं डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से डी एस बाई डी टी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है अब, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करना आसान हो जाएगा। तो ये तभी हम कर सकते हैं। तो ये काम करता हूँ ना गैस, ये भी तो किया जा सकता है, जैसे डी एस बाई डी टी है तो इसको हम डी टी बाई डी एस भी तो कर सकते हैं डिनोमिनेटर में लाके। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। देखो यहाँ से ये टी अगर है तो मैं डी टी बाई डी एस निकाल सकता हूँ, डी टी बाई डी एस मतलब एस के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन। तो की हो गया एन हो गया एस की पावर एन माइनस वन। अब ये जो वैल्यू है गाइस आप इसको क्या करेंगे, उल्टा करके उसमें रख देंगे। इसमें देखिए क्या है, ये टी डी एस बाई डी टी, तो टी डिवाइडेड बाई, समझिए कि ये डी टी बाई डी एस है। ऐसा तो हो सकता है ना भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे ही तो रिलेट किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू हमने डी टी बाई डी एस निकाली यहाँ पे रख लीजिए आप। सी इज इक्वल टू ये टी की वैल्यू तो हम जानते हैं, तो टी वाली वैल्यू भी रख दीजिएगा इसे यहाँ पे, कांस्टेंट फिर एस की पावर एन। यहाँ पे कितना आया है, ए एन एस की पावर एन माइनस वन। ए से किए गए ये जो आपके पास रिलेशन है गैस, ये कितना हो जाएगा, एस की पावर एन, ये आपका एन हो जाता है। ये एस की पावर एन माइनस वन का मतलब क्या है, एस की पावर एन एस की पावर माइनस वन। ठीक है, ऐसा है हमारे पास, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो सी की जो वैल्यू होगी ये एस की पावर माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका एन, सी इज इक्वल एस बाई एन। देखिए इसमें क्या है, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा गैस इसको, ये भी ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना हमें। देखिए हमारे पास जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है उसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी चाहे तो आप बोल सकते हैं। इसमें शुरुआत हम जैसे एफ अपना जो रिलेशन एफ इजिकल यू माइनस टी एस, ऐसे आप कर लेंगे। तो इसमें डायरेक्टली तो काम होने वाला है नहीं, अब थोड़ा सा इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं गैस। वैसे ये वाला भी रिलेशन रहेगा, लेकिन अभी एक बार ये डेल एफ अपॉन में डेल टी वाला जो पोर्शन है ना गैस, ये पहले हम कैलकुलेट करें। ठीक है, डेल एफ अपॉन में डेल टी कॉन्स्टेंट वी आपको दिख रहा है ना, ये टर्म आपका होना चाहिए गैस। तो सबसे पहले यहाँ से हम डेल एफ निकालते हैं, फिर डेल एफ अपॉन में डेल टी करेंगे, फिर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम करेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए, ये डी एफ हो गया, तो डी यू की जगह पे हम रख देंगे टी डी एस माइनस पी टी यू। जो आपका डी एफ होगा क्या है, देखिए गैस यहाँ पे क्या निकालना है, ये डेल एफ अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, मतलब कि कितना आ जाएगा, माइनस एस आ जाएगा ना, ये रखे रहते हैं। ठीक है, और ये जो माइनस एस है ना गैस, ये आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते, देख रहे हो यहाँ पे माइनस एस यहाँ पे दिख रहा है ना।
तो इसमें फिर वापस चले जाना है, तो F इज इक्वल टू यू प्लस टी डेल एफ अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट। तो F इज इक्वल टू कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है गाइस, थोड़ा सा अगर हम रीअरेंजमेंट करें, इसको आप उधर लेके चले जाइए। तो U इज इक्वल टू F माइनस टी डेल एफ अपॉन, मिल गया क्या हमारा आंसर? कौन सा है? U इज इक्वल टू एफ माइनस टी। ये ऑप्शन ई वाला सही होना चाहिए गाइस, है ना, क्योंकि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सही है एकदम। देखिए टेम्परेचर पूछा जा रहा है गाइस यहाँ पे आपका। इसमें क्या है ना, द इंटरनल एनर्जी ई ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाई, ई इज इक्वल टू क्या है आपका, बी एस क्यूब अपॉन वी एन, वेयर बी इज अ कॉन्स्टेंट एंड अदर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू, यहाँ से टेम्परेचर, ये देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को ई से डिनोट किया गया है गाइस, वैसे होता तो यू है, तो आप समझिए कि ये आपका जो फॉर्मूला होगा हम यू की बजाय ई में लेके चलने वाले हैं। थोड़ा सा इसी की बेस पे में बात करनी है। एक काम कर सकते हैं गैस, हमने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी का रिलेशन कुछ बताया था का। एक काम करते देखिए, थोड़ा सा हम थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल्स पे आते हैं, वहां से आपका अगर पहला वाला शायद फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखें तो हो सकता है आपका काम। देखिए तो देखो ये रिलेशन दिख रहा है क्या कुछ, टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल यू अपॉन में डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। अगर हम ई से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। तो बस यही वाला यूज करना है, मतलब आप ऐसे शुरू करेंगे और यहाँ पे टी इज ऐसे आप निकाल के बोल सकते हैं, तो टेम्परेचर हो गया ना आपका, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या है आपका, डेल ई अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। ये आपको हो जाता है, कितना हो जाएगा वैसे यहाँ पे, 3b एस स्क्वायर अपॉन वी एन, 3b एस स्क्वायर अपॉन वी एन। ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए गैस। इसमें एंट्रोपी निकालनी है, ये वाले तो मैं रहने देता हूँ, ये आप कर सकते हैं आराम से अपने आप। ठीक है, इसमें सब आपको सारी चीज़ें पता चल रही है गैस यहाँ पे। ये आसान वाले क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ये देखते हैं अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये वही वाली चीज़ें हैं। देखिए था, देख रहे हो ना, ये S इज इक्वल टू फिर V म्यू। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा करेक्ट है, क्योंकि या तो इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। इसमें वही है जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि ये डेल जी है ना, यहाँ से हम निकालेंगे, या फिर डी जी जो आपके पास है उसको हम पहले निकालेंगे यहाँ से, तो इसको हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो डी यू माइनस टी डी जैसे हम फिर रखेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा गैस, जैसे कि माइनस एस डी टी माइनस वी डी पी, ये बचेगा हमारे पास, उसी को हम सिंप्लीफाई करके, नहीं प्लस वी डी पी, हाँ प्लस वी डी पी आ जाएगा मान लीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव है गैस यहाँ पे, तो पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है आपका माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहीं से हम अपने रिलेशंस निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी का, आपका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वी पी कांस्टेंट आप रख सकते हैं वहाँ पे, एन भी आपका वैसे कांस्टेंट है वहाँ पे, ठीक है। और फिर एक आपका पी के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर का कांस्टेंट रख सकते हैं, एन आपका कांस्टेंट है ही वहाँ, ठीक है। तो आपके दो वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगे और इसको आप मिला सकते हैं, तो आपका जो भी मैच करेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन ए सही था। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, हमारे पास जो मैक्सवेल रिलेशन होता है, ठीक है, मैक्सवेल जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है,
उसमें से कौन सा ऐसा मैक्सवेल रिलेशन है जो कि आपको क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन तक लेके जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए तो हमें जो क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि वो होता क्या है। ठीक है, अगर हम क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन जानते हैं तो उसकी मदद से तुरंत हम आइडिया लगा लेंगे कि भाई इसके बारे में वहां पर बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि उसके जैसा मिलता जुलता है, वो हमारे करेक्ट ऑप्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। देखिए, जो हमारा क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है ना गाइस, आपका कुछ ऐसा होता है, डी पी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी वी टू माइनस वी। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा मान लीजिए हो जाता है। तो डी पी अपॉन में डी टी, तो जो इसके जैसा मिलता जुलता है ना, वही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ पे लग रहा है। पहले तो ये भी हमें देखना जरूरी है कि भाई मैक्सवेल रिलेशन सही है कि नहीं है, पहले तो ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये तो लग भी नहीं रहा कि हमारा कोई मैक्सवेल रिलेशन ही पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना। देखो यहाँ पे एस पी टी वी होना चाहिए, तो ये है ही नहीं, गलत है ये रिलेशन। ठीक है, इसमें देखिए एस पी टी वी, ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन है, यही वाला हमने पढ़ा है। इधर देखते हैं एस पी टी वी, ये रिलेशन ही गलत है क्योंकि यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, ये गलत है, मैक्सवेल रिलेशन है ही नहीं ये। तो पहला भी मैक्सवेल रिलेशन नहीं है, तीसरा भी मैक्सवेल रिलेशन है। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, एस पी टी वी। इसमें एक चीज देखो, जैसे कि ये एस पी टी वी ये साइक्लिक है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये भी रिलेशन गलत ही है गाइस। मतलब कि मैक्सवेल रिलेशन ही हमारे पास एक ये है। तो अगर मेरे पास मैक्सवेल रिलेशन बस ऑप्शन बी है, और हमें ये भी बोला है कि कौन सा मैक्सवेल रिलेशन है जो कि क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपका आपको डिराइव करने में मदद कर सकता है, तो मैक्सवेल रिलेशन मेरे पास बस यही वाला एक है गाइस। तो ये अब यही मेरे पास ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर हम ना भी जाने तो भी इसको आप सही टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉल्व करना जानते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिराइव कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से आप शुरू करिए, देख सकते हैं डेल एस अपॉन में डेल वी एट जो भी आपका कांस्टेंट टी है, फिर आपका डेल पी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी है। मान लीजिए हम क्या करेंगे ना गाइस, हमारे पास ये जो टी है दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा टी डेल एस अपॉन में डेल वी। ये जो टी है ना गाइस डेल एस, तो टी डेल एस या फिर टी डी एस आपका क्या हो जाता है, डी क्यू हो जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपके पास है। तो इसके साथ मिला के हम इसको एक नया रिलेशन फॉर्म करा सकते हैं। तो आपका जो टी डेल एस था, अब यहाँ पर डेल क्यू हमने रख दिया। अब ये जो डेल क्यू है आप इसको चाहो तो एल रख सकते हैं। ठीक है, आपका जो डेल वी है या फिर डीवी जो आपके पास है, उसको हम चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम सपोज कर सकते हैं, वी टू माइनस वी वन। तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका निकल जाएगा, क्योंकि बस हमने डी क्यू की जगह पे एल रख दिया है, लेटेंट हीट आपके पास, और डीवी की जगह पे वी टू माइनस वी वन, खत्म हो गया आपका रिलेशन। तो इस हिसाब से हमारे पास डी पी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन, यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कुछ आप ऐसा चाहें तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने जो कॉन्सेप्ट है यूज कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आपके लिए कुछ और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, होमवर्क में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन अभी मिलेंगे, आप इसके बाद वाले सारे सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़े से इसके बाद वाले अब एडवांस हैं, आपकी जो प्रैक्टिस होगी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। वो वाले सब खुद से करने हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना पढ़ के अभी तक जो हमने लेक्चर्स 2 करे हैं थर्मोडायनामिक्स वाले, इतना आप पढ़ के अपना जो थर्मोडायनामिक्स है उसका पेपर उठाइए। अभी तक इतना भी आया है, और आप देखिए आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जितना हमने पढ़ी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने लगेंगे अब। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही गैस, ठीक है ना। इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।